वेस्ट बंगाल से एक सनसनीखेज मर्डर की खबर आ रही है। ममता बनर्जी की हार की पटकथा लिखने वाले शिवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की कल 10:30 बजे नॉर्थ 24 परगना में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कैसे हुई ये हत्या, क्या क्या इस बीच घटा, किनको इन्होंने कॉल किया चंद्रनाथ जी ने, चंद्रनाथ जी कौन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक घटना के एक एक पहलू पर हम जिक्र करेंगे, एक एक जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम के बारे में बताएंगे कि क्या हुआ 10:30 बजे से पहले, उन्होंने किसको कॉल किया, किसे चाय पे बुलाया था। चंद्रनाथ रथ जो एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़े थे और शिवेंदु अधिकारी के काफ़ी करीबी माने जाते थे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी की हार हुई भवानीपुर में, उसकी पटकथा इन्होंने ही लिखी थी। कैमरे के सामने नहीं आना, पीछे से सारे स्ट्रेटजी को, सारे जो स्टैटिक्स को फॉलो करना और किस तरीके से इतने बड़े किसी सूबे के मुखिया को हरा देना, ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है। इसी एवज में जो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस हो सकती है। हम उन बयानबाजियों पे नहीं जाएंगे, हम आपको बताएंगे कि असल में क्या हुआ था कल 10:30 बजे। बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस की साजिश हो सकती है, लेकिन हम उन राजनीतिक बयानबाजियों पर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तक कुछ ऑफिशियल बयान नहीं आया है। तो जैसे ही ऑफिशियल बयान कुछ आएगा तो हम उस पर अपडेट करेंगे। 10:30 बजे इनकी हत्या हुई थी, उससे पहले क्या हुआ था? मध्यम मार्ग से डोलतला से जब इनकी स्कॉर्पियो जा रही होती है करीब 10-10:30 बजे के आसपास, क्योंकि इनकी मौत जो हुई थी वो 10:30 बजे के 11 बजे के आसपास बताई जा रही है डॉक्टर के अनुसार। तो उसी दौरान 10-10:30 बजे के आसपास जब अपनी जो मेन हाईवे है उससे जब वो अंदर की तरफ जा रहे थे तो अचानक से जो सामने जो कार जा रही थी वो ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने से इनको भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। उधर से कुछ बाइक सवार आते हैं और इन पर तड़ातड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इनको 3 गोलियां लगती है और वो बाइक सवार भी 3 होते हैं। कार को छोड़ के वो जो मर्डरर होते हैं वो उसी बाइक पे बैठकर इनकी हत्या करके चले जाते हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उन्होंने इस घटना का जिक्र किया कि वो लोग 3 लोग होते हैं और जो बंदूकें इस्तेमाल की गई है वो काफ़ी सनसनीखेज है। ये बंदूकें हर किसी के पास नहीं होती। इसका नाम है ग्लोक 47X पिस्तौल, जो आम अपराधियों के पास बिल्कुल भी नहीं होता है। ये इसके पीछे पुलिस भी इसकी साजिश बता रही है और बिल्कुल जब किसी की हत्या की जाती है तो साजिश ही होता है। तो ये राजनीतिक बयानबाजी देकर इधर से दाएं से बोलकर बाएं से बोलकर निकल जाना, ऐसा लोग राजनीतिक लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे तो साजिश है। डायरेक्टली कोई आरोप नहीं लगा रहा है कि इसके पीछे टीएमसी है या कोई और पार्टी है। अभी इस पर जांच होनी बाकी है। लेकिन जो ये पिस्टल यानी पिस्तौल जो इस्तेमाल किया गया वो ग्लॉक 47X वो आम अपराधियों के पास नहीं हो सकता है। यानी ये जो प्रोफेशनल थे ये हत्याएं करते रहे होंगे, इस तरह के अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। चंद्रनाथ रथ के एक जो साथी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने दावा किया कि चंद्रनाथ का कॉल आज शाम में, यानी चंद्रनाथ रथ के साथी कासिम अली ने दावा किया कि उनके पास चंद्रनाथ का कॉल आया था घटना के थोड़ी देर पहले ही, और वो बता रहे थे कि हम लोग निज़ामुद्दीन पैलेस है वहाँ पर आइए, चाय पीते हैं और बीजेपी की जीत की खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। तो ये एक तरीके का दावा है। राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जरूर, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जिस तरीके का वायलेंस वेस्ट बंगाल में 4 तारीख से हो रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है, जिस तरीके की बयानबाजियां की जा रही है, शिवेंदु अधिकारी ने कह दिया कि सिर्फ हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे, मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। इस तरीके की डिविसिव पॉलिटिक्स जो की जा रही है और हिंसात्मक पॉलिटिक्स, जब 2.5 लाख से ज़्यादा जो केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय बल को तैनात किया है, अभी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि सिर्फ 70,000 ही बचे हैं, तो 70,000 जवान
कम नहीं होते हैं, जो केंद्रीय बल की पुलिस फोर्स होती है तो वो कम नहीं होते सीआरपीएफ। तो उनके होने के बावजूद यहाँ पर 4-4 हत्याएं हो जाती है, शायद 5 हो गया तो 5 हत्याएं हो जाती है, और जिसमें तृणमूल कांग्रेस के भी होते हैं और बीजेपी के भी होते हैं। तो इस तरह की हत्याएं हो जाती है, बड़े बड़े नेताओं का बयान आता है। चलिए, चुनाव के दौरान जिस तरीके से आप लोगों ने बयानबाजी किया वो मायने नहीं रखता है चुनाव के बाद, लेकिन चुनाव के बाद तो आपके बयानों में थोड़ी सी मैच्योरिटी आनी चाहिए। तो इस तरीके की बयानबाजी आप करेंगे तो हम उन घटनाओं की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं तो होंगी ही। बड़े बड़े नेताओं के द्वारा इस तरीके की बयानबाजियां की जाएगी तो इस तरह की घटनाएं आम हो जाएगी। तो ये अराजकता क्यों फैलाया जा रहा है? जिस तरीके से चुनावों में धांधली की गई और एसआईआर के तहत 90-92 लाख लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया, जिसमें 27 लाख लोगों का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे डिलीट कर दी, अभी उनकी सुनवाई भी नहीं हुई है और उनको वोट डालने से मरहूम कर दिया गया। उनको हम लोगों ने अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग में कई लोगों का दिखाया कि सिर्फ छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक, और स्पेलिंग मिस्टेक क्यों ना हो। आज मैंने एक फॉर्म बैंक का किसी और आदमी का फॉर्म भर रहा था, उसमें देख रहा था कि आधार कार्ड में उसका नाम की स्पेलिंग कुछ और है और उसके वोटर आईडी कार्ड में उसके नाम की स्पेलिंग कुछ और है। तो ये इसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी अगर मानती है तो बैंक उसका खाता ना खोले, उसकी सिटीजनशिप रद्द कर दे। इस तरीके की घटनाएं अगर आप अपने नागरिकों के साथ अगर करेंगे, हमने दिखाया, लोग तो कैमरे पे रो रहे थे। हमारी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए, हमने बंगाल में 1 महीने बिताकर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो फेमस चैनल है वो सिर्फ कलकत्ता बेस्ड रिपोर्टिंग उन्होंने किया है, लेकिन हमने गाँवों में जाकर हमने वहाँ का माहौल समझा, वहाँ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को समझा। हम पुरुलिया गए, पुरुलिया में किस तरीके से जो कुर्मी समुदाय है उनका माइंड वॉश कर दिया है बीजेपी ने, किस तरीके से मंदिरों के द्वारा उनको एक तरीके से फ्यूल किया जा रहा है। मंदिरों में जो बीजेपी की पॉलिटिक्स होती है वो किया जा रहा है कि उनको मंदिर और मस्जिद में उलझाकर एक डिविसिव पॉलिटिक्स की जाए। लेकिन उसके अलावा भी हमने पश्चिमी मिदनापुर से आलू किसानों की बात की, आलू किसानों के मुद्दे को उठाए, किस तरीके से ममता बनर्जी ने जो आलू किसान हैं उनका जो प्रोक्योरमेंट होता है, जिसको बोला गया था कि प्रोक्योर किया जाएगा, उस प्रोक्योरमेंट नहीं किया, जिसमें एक चंद्रपुरा नाम की जगह पर एक आलू किसान की मौत हो गई, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, लेकिन उसके बाद उन तक कोई भी मुआवजा नहीं पहुंचा। मुआवजा अगर पहुंचा भी तो टीएमसी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं पहुंचा। तो वो आप हमारी रिपोर्ट देख सकते हैं। दूसरा रिपोर्ट हमने नदिया डिस्ट्रिक्ट से बनाया कि किस तरीके से एसआईआर में लोग, एसआईआर के ऊपर तो हमने कम से कम 10 से 12 रिपोर्ट अपनी सबमिट की, लेकिन सिर्फ एसआईआर ही मुद्दा नहीं था। वेस्ट बंगाल में और भी कई मुद्दे थे, जैसे मुर्शिदाबाद में हमने एक ईरानी मोहल्ले के बारे में दिखाया कि किस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है एसआईआर के मार्फत से। जो हुमायूं कबीर एक मुर्शिदाबाद में ही एक मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा है, और मुसलमानों के इमोशन के साथ वो धोखाधड़ी कर रहा है। तो उस पर भी हमने एक एक्सपोजे वाली रिपोर्ट की। तो उन सब रिपोर्ट को आप जाकर देखिए, और हम ज़्यादातर ग्राउंड रिपोर्ट में फोकस करते हैं। अभी हमने कल ही 6 तारीख को हमने एक देवचा पाचामी जो कोयला प्रोजेक्ट है, जो एशिया का सबसे बड़ा ओपन माइन कोयला प्रोजेक्ट है और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोयला प्रोजेक्ट, उस को ओपन कोल माइन है, तो उस पर हमने एक रिपोर्ट सबमिट की है। उस रिपोर्ट में क्या हमने दिखाया है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून होता है, जो लैंड एक्विजिशन लार एक्ट जिसको कहते हैं, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। किसके द्वारा? डीबीसीएल के द्वारा। आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, और अभी भी वो काम शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, आपको जब आप वो रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देवचा पाचामी के बारे में, जो रामपुर हाट और रामपुर हाट के आसपास का ये जगह है। तो ये जो ये घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय है। इसके बारे में और भी कुछ अपडेट आते हैं तो हम आपको ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही। जोहार।